Morning students, how are you? Fine, good. Let's start a new topic, and the topic is polynomial. This is for class 7. In this section I am going to discuss about what is polynomial and how can we find the degree of polynomial. यानी आज हम लोग जो पढ़ेंगे इस सेक्शन में, इस चैप्टर में, वो है हमारा टॉपिक आज का पोलिनोमियल है, और उसमें पोलिनोमियल के डिग्री को कैसे हम लोग पता करते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, इसके पहले आप पोलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें बहुत तरह के पोलिनोमियल आप पढ़े होंगे, मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रिनोमियल एंड मोर देन 3 टर्म्स अगर होगा तो वो पोलिनोमियल कहलाएगा। तो हम लोग पोलिनोमियल के बारे में जान चुके हैं, पोलिनोमियल का मतलब टर्म्स क्या होता है वो भी जान चुके हैं। ठीक है, टर्म्स किस चीज़ से बनता है वो भी जान चुके हैं पिछले वीडियो में। आज हम लोग बस डिग्री के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, और इसके लिए आप ध्यान से सुनिए जो हम बताने जा रहे हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल को कैसे पता किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोलिनोमियल में टर्म्स कितने हैं, अगर वो पोलिनोमियल कितने टर्म से बना हुआ है। तो सबसे पहले वो टर्म को हम लोग देखेंगे, और उस टर्म में सबसे बड़ा पावर ऑफ जो वेरिएबल है वो किस टर्म का है। सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं हम 3x³ + 4y7 + 9z9। अब यहाँ पे ये पोलिनोमियल जो है वो 3 टर्म से बना हुआ है। पहला टर्म 3x³ है, सेकेंड टर्म j है, और थर्ड टर्म इसका 9z का पावर 9 है। अब इसमें सबसे बड़ा पावर वाला टर्म कौन सा है, तो ये वाला टर्म्स है जिसका पावर सबसे ज़्यादा है, यानी 9 पावर है। तो इसका पोलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, डिग्री जो होगा वो इसका 9 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा पावर 9 है। तो टर्म्स को पहले देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स इसमें हैं। अब उस टर्म में से सबसे बड़ा पावर वाला टर्म्स कौन सा है। ठीक है, ये तो सिंगल मतलब वेरिएबल्स के टर्म है, तो उसमें हम लोग पता कर लेते हैं कि किसका पावर सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक ही टर्म में जब एक से अधिक वेरिएबल हो तो वहाँ पे हम लोग डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तो सिंगल वेरिएबल का है, हमने पता कर लिया है कि इसका डिग्री क्या है। सपोज दैट दिया हुआ है 3x² yz + 4x² y² + 5z² x² y³। यानी 3 टर्म्स हैं, और तीनों टर्म में 3 वेरिएबल हैं। देखिए यहाँ x y z, यहाँ भी x y z, और यहाँ भी x y z। तो वैसे टर्म जिसमें एक से अधिक वेरिएबल है वहाँ पे सारे वेरिएबल्स को डिग्री पावर को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2x का है, y का 1 है, और z का 1 है। इस तरह से इसका टोटल डिग्री क्या हुआ 4। यहाँ पे ऐड करेंगे तो x का 2, y का 2 और z का 1, ये टोटल 5 होता है। लेकिन इस टर्म में जब जोड़ते हैं तो z का 2, x का 2 और y का 3, ये ऐड होके 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये जब 4 हुआ, ये 5 हुआ और ये 7 हुआ, तो सबसे बड़ा ये 7 है। तो इस टर्म का जो पावर होगा वो सबसे बड़ा होगा, और उसको ऐड कर लेंगे। एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो उसके पावर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। इस तरह से 3 to 5 और 5 to 7। अब डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल जब लिखना होगा, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो ये 7 में लिखाएगा। ठीक है, 7 होगा इसका डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक वेरिएबल का यूज किया गया है, और हर एक वेरिएबल का जब हम लोग पावर ऐड करते हैं तो ये इस टर्म का पूरा डिग्री 7 हो जाता है। तो इस तरह से आप डिग्री ऑफ पोलिनोमियल निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल उस पोलिनोमियल में जो भी टर्म्स होते हैं उसके हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। यानी जितने भी टर्म से वो पोलिनोमियल बना हुआ है उस टर्म में से सबसे ज़्यादा पावर वाला टर्म कौन होगा। अगर एक वेरिएबल में है तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन एक से अधिक वेरिएबल में है तो सारे वेरिएबल को पावर को ऐड करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि उसका डिग्री क्या होगा। तो ये था आज का टॉपिक, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमें समझना था, जिसको आपको हमने समझाया। आपको उम्मीद करते हैं कि ये टर्म का कैसे डिग्री आप फाइंड आउट कीजिएगा, आप समझ में आ गया होगा।
तो आज का एक्सरसाइज इसी टॉपिक पे है और 6E चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका पहला ही क्वेश्चन है कि राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ठीक है, 6E का पहला ही क्वेश्चन है कि राइट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसीलिए हमने आपको सबसे पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताया है। तो आप इसको जब समझ जाएंगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आप इजी वे में बना सकते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पहला है पॉलिनोमियल -3x² प्लस 5x4 प्लस 2x प्लस 5। यहाँ डिग्री बताना है और ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल पहला है -3x² प्लस 5x4 प्लस 2x प्लस 5। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल कितने टर्म से बना हुआ है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं। 1 2 3 4 टर्म्स हैं और सारे टर्म्स जो है वो एक ही वेरिएबल का है, x है, सब जगह x है, x है, x है, यानी सिंगल वेरिएबल वाला टर्म है। तो सबसे बड़ा पावर इसमें x का कहाँ है? यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ x का पावर 1 है और जहाँ पे कांस्टेंट केवल होता है वहाँ x का पावर 0 होता है। यानी यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर 4 हो गया, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होगा। ठीक है, एक वेरिएबल में है तो आसान है खोजना, लेकिन जब एक से अधिक वेरिएबल होंगे वहाँ पे आपको थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे 5x का पावर 6 है माइनस y का पावर क्यूब है प्लस 5xy 7। इसमें पूछ रहा है कि इसका डिग्री क्या होगा। यहाँ पे सिंगल टर्म है, यहाँ पे सिंगल टर्म है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है। सिंगल टर्म है लेकिन यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे भी सिंगल है, लेकिन इस टर्म में दो वेरिएबल है। तो यहाँ का पावर 6 है और यहाँ का पावर 3 हमें मालूम है, लेकिन यहाँ का पावर जो होगा दो वेरिएबल साथ में है तो हम लोग दोनों के पावर को ऐड करेंगे, यानी y का 7 और x का 1। तो 7 और 1 ऐड होकर क्या हो जाएगा 8, यानी इसका डिग्री 8 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कैसे ये बनाया गया। यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है इसलिए इसका पावर 6 हमें मालूम हो रहा है। यहाँ पे भी सिंगल वेरिएबल y है तो इसका भी पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ हैं, यानी x का पावर कुछ नहीं है तो वहाँ 1 है और y का 7 है, तो 7 और 1 वो ऐड होके इसका टोटल डिग्री 8 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है सी नंबर। सी नंबर है 4x² y z³ माइनस 4x³ y² माइनस 2x³। यहाँ भी 3 टर्म से ये पॉलिनोमियल बना हुआ है, यहाँ भी ये पॉलिनोमियल 3 टर्म से बना हुआ है। तीनों टर्म्स में देखिए यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है और यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तो यहाँ पे तो सिंगल वेरिएबल है, इसका पावर 3 अकेला हो गया। यहाँ पे 2 वेरिएबल है और दोनों का ऐड करते हैं तो 3 to 5 होता है। ठीक है, तो इस टर्म का डिग्री 3 हो गया, इस टर्म का 5 हो गया, लेकिन इस टर्म का जब ऐड करते हैं तो 3 + 2 5 और y का एक डिग्री होगा, यानी ये 6 हो जाएगा, इसलिए इसका डिग्री 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 टर्म है तो तीनों के डिग्री को आपस में ऐड कर देंगे। 3 + 1 + 2 ये 6 हो गया। यहाँ 2 ही टर्म था, 2 ही वेरिएबल था तो 3 + 2 5 हुआ। यहाँ सिंगल वेरिएबल था तो केवल 3 हुआ, यानी थर्ड टर्म का पावर 3 है, सेकेंड का 5 है और फर्स्ट का 6 है। तो सबसे बड़ा डिग्री क्या हो गया 6 हो गया, वो हम लिख देंगे। नंबर 4 क्वेश्चन डी नंबर। 4x + 3y + z
यहाँ पे तीन अलग अलग वेरिएबल हैं लेकिन तीनों का डिग्री 1 है, इसलिए यहाँ पे डिग्री 1 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। ई नंबर लास्ट क्वेश्चन है इसका, और इसमें केवल कांस्टेंट है। अभी हमने बताया था कि कांस्टेंट जहाँ पे रहता है वहाँ पे डिग्री 0 होता है। अगर केवल कांस्टेंट वाला टर्म हो यानी केवल न्यूमेरिकल टर्म हो तो वहाँ पे डिग्री 0 होगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना था। सेकेंड में है अरेंज द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स, यानी उनके पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे बड़ा डिग्री वाला जो टर्म होगा वो सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा वाला को बाद में, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी सबसे छोटा वाला टर्म जिसका डिग्री है सबसे छोटा जिस टर्म का वो सबसे लास्ट में, और जिस टर्म का डिग्री सबसे बड़ा है वो सबसे पहले लिखाएगा। तो पहला क्वेश्चन है 4x² + 1 + 4x4 - 3x3। ये सिंगल वेरिएबल का है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा पावर 4 का है, x4 का, ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर x³ वाला जो है वो बाद में आएगा, उसके बाद x² वाला टर्म आएगा, और सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ये अरेंज हुआ अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ा पावर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा सबसे लास्ट में। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये भी सिंगल टर्म का है, इसको भी आप इजी वे में अरेंज कर लीजिएगा। सी नंबर, इसमें अलग अलग वेरिएबल से ये टर्म बना हुआ है, जैसे -2x² y² + 7x y² + 7x y³ - 3x³ y³ - x6y - 5x6y। अब यहाँ पे जब दो वेरिएबल एक साथ हैं तो हम दोनों के डिग्री को पहले ऐड करेंगे, यानी इस टर्म का 4, 2 to 4, इसका 3, इसका 4, इसका 6, और इसका भी 6 और 1 7, यानी दोनों वेरिएबल के डिग्री को ऐड करके लिखते हैं। यहाँ पे 2, x का 2 y का 2 ऐड होकर 4 हो गया, x का 1 y का 2 3 हो गया, x का 1 y का 3 4 हो गया, और ये x का 3 y का 3 ऐड होकर 6 हो गया, और यहाँ x का पावर 6 है और y का पावर 1 है तो ये 7 हो गया। तो सबसे बड़ा डिग्री किसका है? इस टर्म का। ये सबसे पहले आ जाएगा 5x6y, उसके बाद 6 वाला 3x³ y³, इसके बाद 4 वाला 2 है तो सबसे पहले प्लस वाले को लिखेंगे और उसके बाद माइनस वाले को, और सबसे लास्ट में सबसे कम जिसका डिग्री है 7xy²। ये आपका अरेंज हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते समय एक ध्यान और देना है कि अगर दो टर्म्स का अगर पावर सेम हो गया तो वहाँ पे प्लस वाले जो टर्म है यानी पॉजिटिव टर्म पहले लिखाएगा, निगेटिव टर्म बाद में लिखाएगा। ये ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे 4 इसका भी है पावर, 4 इसका भी पावर है, लेकिन ये निगेटिव टर्म है और ये पॉजिटिव टर्म है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करते समय पॉजिटिव को पहले करेंगे, निगेटिव को बाद में। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन इसका अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। इसी के अनुसार बाकी भी आप अरेंज कर लेंगे। 3 नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू ऑफ द अननोन, यानी जो भी दिया हुआ है इक्वेशन उसके वैल्यू को निकालना है सब्स्टिट्यूटिंग, यानी उसको हटाकर अननोन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो रख के। जैसे पहला है 3 का x + 6 का वैल्यू निकालना है इफ x = 24, यानी x + 6 का वैल्यू आपको निकालना है कब? जब x का वैल्यू 24 हो। तो x + 6 और 24 x के जगह पे रख देंगे तो 24 और 6 मिल के क्या हो जाएगा? 30। यही हो गया आंसर। सेकेंड नंबर x - 3 का वैल्यू निकालना है कब? इफ x = 50। सो x - 3 = x का वैल्यू 50 - 3 = 50 में से 3 गया 47, यानी x के जगह पर 50 रखते हैं और उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 47 आंसर आ जाएगा।
सी नंबर 17 माइनस पी इफ पी इक्वल टू 3, यानी 17 माइनस पी का वैल्यू निकालना है कब, जब पी का वैल्यू 3 हो, तो 17 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आंसर हो जाएगा। डी नंबर 20 माइनस ब्रैकेट m प्लस n, स्मॉल ब्रैकेट में m प्लस n है, व्हेन m इक्वल टू 6 एंड n इक्वल टू 3। 20 माइनस m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 3, 20 माइनस 9 यानी 11, यानी m और n का वैल्यू रखने पे 20 माइनस m प्लस n जो होगा वो 11 के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप अननोन का वैल्यू रख के उस इक्वेशन का, उस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 नंबर है, राइट द फॉलोइंग एज ए फॉर्मूला, यानी राइट द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए स्टेटमेंट को फॉर्मूला के तौर पे आपको लिखना है, यानी उसका फॉर्मूला लिखना है। 4 नंबर का ए है, the cost price C of a number of books is the product of number of books n and the price of P per book, यानी cost price C जो होगा वो number of books मल्टीप्लाई बाई प्राइस ऑफ each book, ठीक है। cost of books इक्वल टू क्या होता है, number of books मल्टीप्लाई बाई cost of each book, यानी टोटल कॉस्ट जो है वो C से डिनोट किया है और नंबर ऑफ बुक को N से डिनोट किया है और कॉस्ट ऑफ each बुक जो है वो P से डिनोट किया है, यानी C इक्वल टू NP, आपका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर, द सेलिंग प्राइस S ऑफ ए गिटार इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस C प्लस प्रॉफिट P, यानी कॉस्ट प्राइस C है, प्रॉफिट P है और सेलिंग प्राइस S है। तो हम फार्मूला बनाएंगे, सेल प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस S है तो C प्लस P, कॉस्ट प्राइस को C और प्रॉफिट को P लिखा है, ये फार्मूला आपका डिराइव हो गया। इसी तरह से बाकी भी जो भी है, सम ऑफ एंगल ABC ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, यानी तीनों ट्रायंगल का सम जो है ABC का वो 180 है। तो आप लिख दीजिएगा सम ऑफ ऑल ट्रायंगल इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल और A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, ये फार्मूला आपका क्रिएट हो जाएगा। डी नंबर है, द एरिया ऑफ A ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ साइड A, यानी साइड A दिया है और एरिया को A से डिनोट करना है, तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, और साइड के जगह पे A लिखिएगा तो A इक्वल टू A स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। ई नंबर, एरिया A रेक्टेंगल हैविंग लेंथ L एंड B प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, यानी एरिया जो होता है वो रेक्टेंगल का L इंटू B होता है और एरिया को A से डिनोट करना है और लेंथ को L से और ब्रेथ को B से, तो A इक्वल टू L इंटू B करेंगे और A इक्वल टू LB, मल्टीप्लाई हटा देंगे और LB एक साथ हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला बनेगा, इसको बना ही देते हैं। देखिए B नंबर तक हम लोगों ने बना लिया। C नंबर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 होता है और सारे एंगल दिए हुए हैं A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180, ये फार्मूला हो गया। डी नंबर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर, एरिया को A से डिनोट किया है और साइड को A से, तो A इक्वल टू A स्क्वायर। ई नंबर है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। एरिया को A से डिनोट किया है, लेंथ को L से और ब्रेथ को B से, तो A इक्वल टू LB, ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। इस तरह से
ये वर्ड्स प्रॉब्लम में दिए हुए थे, इसको आपको फार्मूला डिराइव करना था, फार्मूला लिखना था, जो कि हमने लिखकर बताया आपको। और इस तरह से आपका ये अलजेब्रा चैप्टर 6 कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, टर्म्स के बारे में पढ़ा, कोएफिशिएंट पढ़ा, फिर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा, पोलिनोमियल्स पढ़ा, कितने तरह के होते हैं पोलिनोमियल। अगर एक टर्म का है तो उसे मोनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल 2 टर्म्स के साथ होता है तो उसको बायो बोलते हैं, बायोनोमियल। अगर वही पोलिनोमियल 3 टर्म के साथ है, अगर उसमें 3 टर्म है तो उसे ट्रिनोमियल बोलते हैं, और 3 से ज़्यादा वाले को हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर जो हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल या फिर फाइंड द वैल्यू या फिर ये लास्ट जो फार्मूला डिराइव करना था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो आप इस वीडियो को जब भी देखिएगा अपना कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट्स करते हुए ही आपका अटेंडेंस बन रहा है। जैसे ही आप कमेंट्स करते हैं वीडियो के ऊपर, ये आपका अटेंडेंस बनने जा रहा है, और अटेंडेंस उसी के थ्रू बनता है। तो कमेंट्स करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, जो बच्चे नए बच्चे हैं जो नए वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल जाए। जैसे ही आप बेल आइकन दबाते हैं, इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपके क्लास का कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहुंच जाएगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलने का मतलब कि आपको मालूम हो गया कि नया वीडियो कोई मेरे क्लास का आ चुका है। आप उसको फिर खोल के देखिएगा, और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू।